हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में 50 प्लस एमसीक्यू को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें कितने मेंबर्स थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अंदर 7 मेंबर थे, और जिसमें कौन कौन शामिल थे। तो जो इस कमेटी के चेयरमैन थे वो थे बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा 6 मेंबर्स को और शामिल किया गया था इस कमेटी के अंदर, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह बात किस आर्टिकल के अंतर्गत बताई गई है। तो यह बात बताई गई है आर्टिकल 394 के अंदर। जब हम आर्टिकल 394 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी। तो ये जो मीटिंग हुई थी हमारी, ये हुई थी हमारी दिसंबर 9 1946 में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने जो रूल ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है और लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। तो ये हमने बोरो किया है किससे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किन किन चीज़ों को बोरो किया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है, तो आप इनको भी रीड कर लीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ था उस समय पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था। क्या उस समय पर रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था, सोवरन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था, सोवरन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या फिर सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक था। तो इस समय पर 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, जो एग्जैक्ट था, वो था हमारा सोवरन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलर और सोशलिस्ट जो वर्ड है उसे किस अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया था। तो इसने इन दोनों वर्ड को हमने शामिल किया था 42 अमेंडमेंट के द्वारा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि जो हमारी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी इसको हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसे कहते हैं 42 अमेंडमेंट को। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो संबंधित है कि हमारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था, कब इसे अडॉप्ट किया था और कब ये फोर्स में आया था। तो ये हमारा अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको हमने हमारे संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये जो 26 जनवरी 1950 है ये हमने अभी डिस्कस किया है, ये आर्टिकल 394 के अंतर्गत बताया गया है, और जो प्रीएम्बल है उसमें बताया गया है एडॉप्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रोपाउंड किया गया था किस केस के अंतर्गत। तो ये जो केशव नंदा भारती केस है इस केस के अंतर्गत प्रोपाउंड किया गया था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोपाउंड किया गया था इंडियन जुडिशरी द्वारा वो किस डेट में किया गया था। तो ये 24 अप्रैल 1973 के अंतर्गत 24 अप्रैल 1973 में इसे जो है क्या किया गया था, इंडियन जुडिशरी द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। जैसा कि
हम समझते हैं कि जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वो प्रोपाउंड किया गया था किस डेट पर, 24 अप्रैल 1973 पर। और केशव नंदा भारती केस क्या था? केशव नंदा भारती केस जो है ये पुट करता है कुछ लिमिटेशन किस पर, पार्लियामेंट की जो पावर है उस पर, कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करेंगे। साथ ही ये केस जो है वो हॉनरेबल HR खन्ना के द्वारा ऐसा कहा गया था इस केस के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। क्या फेडरल कैरेक्टर को, सेक्युलरिज्म को, रूल ऑफ लॉ को, या इन सभी को? तो इन सभी को शामिल किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। जो हमारा केशव नंदा भारती केस था, इस केस के अंदर हमने इन सभी चीज़ों को शामिल किया था और आगे ये जो आगे के पॉइंट हैं इन्हें हमें को आवश्यकता के अनुसार ऐड करना पड़ा था। तो आप इसको भी थोड़ा सा रीड कर लीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, या पीपल ऑफ इंडिया है, या ब्रिटिश पार्लियामेंट है, या फिर इसमें से नहीं है? तो मैं ये क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप इसको सर्च कीजिए, अगर आपको आता है तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटरमाइन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए फेडरल, यानी कि इन सभी पॉइंट में से कौन सा यह बात करता है कि जो भारत का संविधान है वो फेडरल है, वो संघीय संविधान है। तो जो भारत का संविधान है वो रिटन है और रिजिड है, इंडिपेंडेंटली जुडिशरी है, वेस्टेड ऑफ रेजिडरी पावर विद द सेंट्रल, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा कि जो हमारे पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंट्रल और स्टेट के द्वारा, जो बात करती है हमारे किसके बारे में? फेडरल पावर के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में जो रिलेटेड है CRPC से। तो CRPC हमारा कब फोर्स में आया था, कब ये लागू किया गया था? तो 1 डे ऑफ अप्रैल 1974 को इसे लागू किया गया था। लेकिन हमारा जो CRPC है वो 1973 हम ज़्यादातर देखते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा CRPC है वो कब एनफोर्स हुआ था? वो फोर्स हुआ था 1 डे ऑफ अप्रैल 1974। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि CRPC के प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस लिस्ट के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं हमारे कंकर्न लिस्ट के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पोर्शन के बारे में कि जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था वो कब फोर्स में आया था, कब इफेक्ट में आया था? तो ये 3 फरवरी 2013 को ये फोर्स में आया था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि CRPC के अंतर्गत कौन सी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई है इन सभी में से? तो रिवीजन की बात नहीं की गई है। जब हम सेक्शंस पढ़ते हैं सेक्शन 394 से लेकर 405 तक के, वहाँ पर रेफरेंस, रिवीजन और अपील की बात की गई है, लेकिन रिव्यू की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो रिव्यू है उसको शामिल नहीं किया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है इंडिया में वो बेस्ड है किस चीज़ पर? कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रोसिक्यूट करे जो रॉन्ग कर रहा है, जो गलत कर रहा है, या एडवर्सल ट्रायल उन पर चलाया जाए, या रॉन्ग डूअर को पनिश किया जाए, या फिर इन दोनों को शामिल किया गया है, जो कि बात करता है क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम के बारे में। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में बात करता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो उसे प्रोसिक्यूट करे अगर वो कोई रॉन्ग करता है, और उसके अगेंस्ट जो है ट्रायल चलाया जाए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि CRPC 1973 के प्रावधान में चैप्टर 8, 10 और 11 के संबंध के अलावा निम्नलिखित में से किसको लागू नहीं किया गया है? तो हमारा जो नागालैंड का स्टेट है उसे
लागू नहीं किया गया है। जब हम सेक्शन 1 को पढ़ते हैं सीआरपीसी को, तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि जो सीआरपीसी के कौन से प्रोविज़न हैं जहाँ पर नागालैंड के स्टेट जो है वो अप्लीकेबल नहीं होंगे। रीज़न फॉर नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ सम, किस केस के अंतर्गत यह कहा गया है? तो स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह के केस में ऐसा कहा गया था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा रिलेटेड है एडवोकेट एक्ट से, कि बार काउंसिल को अगर यह मिलता है कि कोई भी एडवोकेट उसको उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, तो क्या इन सभी पॉइंट्स में से आपके अनुसार कौन सा होगा? क्या उसे फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा, या उसे उसका नाम जो है वो स्टक ऑफ कर दिया जाएगा, या फिर उसे प्रैक्टिस से सस्पेंड कर दिया जाएगा, या इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है? तो अगर कोई भी जो एडवोकेट है वो मिलता है कि उसने मिस एप्रोप्रिएशन किया है, तो वहाँ पर उनको ये सारी चीज़ों का हर्जाना देना होगा। ये उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है, उसको स्टक ऑफ भी किया जा सकता है, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा हमारी जो कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी है बार काउंसिल की, वो यहाँ पर डिसाइड करेगी। जैसा कि सेक्शन 35 जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर बात की गई है कि एडवोकेट के द्वारा मिसकंडक्ट के लिए क्या क्या पनिशमेंट है। उसे डिसमिस भी की जा सकती है। अगर कोई कंप्लेंट आई है तो जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी है वो उसे उस कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकती है और अप्रूव भी कर सकती है। अगर अप्रूव करती है तो वहाँ पर एडवोकेट को डांट फटकार भी लगाई जा सकती है। उसका एडवोकेट का जो लाइसेंस है उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है, साथ ही एडवोकेट का नाम वहां से रिमूव भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी कि जो भी कमेटी है स्टेट बार की, उसने कोई ऑर्डर पास किया है जो कि उस पर्सन के अगेंस्ट में है, यानी जो एग्रीव्ड एडवोकेट है वो कहाँ पर अपील कर सकता है? क्या वो हाई कोर्ट अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर ऑल ऑफ द अबव? तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इससे रिलेटेड जो है अपील कर सकता है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 37 जब हम पढ़ते हैं 37 में बात की गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील के बारे में, यानी कि जब आपका ऑर्डर पास हुआ है, जिस ऑर्डर से आप एग्रीव्ड हो, उस दिन से आपको 60 डेज के अंतर्गत आप प्रेफर कर सकते हो अपील बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सेक्शन है एडवोकेट एक्ट का जो कि एडवोकेट के मिसकंडक्ट के लिए उनको पनिशमेंट देता है। तो हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा है सेक्शन 35 इस बारे में बात करता है। ये हमारा 35 है, इस पे थोड़ा सा आप नज़र डाल लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एडवोकेट एक्ट के जो सेक्शन 24 है वो किस बारे में बात करता है? क्या वो एडवोकेट की क्वालिफिकेशन की बात करता है कि उन्हें बार में एनरोल किया जाना चाहिए, या फिर अटॉर्नी जनरल के द्वारा बनाई गई क्वालिफिकेशन की बात करता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई क्वालिफिकेशन की बात करता है, या फिर इसमें ये दोनों चीज़ें शामिल है? तो जो सेक्शन 24 है, जब हम सेक्शन 24 पढ़ते हैं एडवोकेट एक्ट की, तो वो बात करता है एडवोकेट के एनरोलमेंट के बारे में बार के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सी बॉडी है एडवोकेट की जो कि उन्हें मिसकंडक्ट के लिए पनिश करती है। तो जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो इस बारे में बात करती है कि डिसिप्लिनरी कमेटी जो है अगर कोई भी मिसकंडक्ट के लिए दोषी पाया जाता है तो वो उसे अवॉर्ड करेगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है जो लॉयर के
प्रोफेशनल एथिक है उसके संबंध में। तो सबसे पहला है लॉयर हैव नो राइट टू गो और स्ट्राइक ऑन गो एंड कॉल फॉर द बायकॉट। और दूसरा है एन एडवोकेट शैल नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द कोर्ट बाय इलीगल और इम्पॉसिबल मीन्स। तीसरा है कि एडवोकेट एब्यूज द प्रोसेस ऑफ कोर्ट इज गिल्टी एंड मिसकंडक्ट। तो ये सभी चीज़ों को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि बात करता है कि जो सीनियर एडवोकेट हैं उनकी डेजिग्नेशन के बारे में किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है, कौन सा सेक्शन है जो सीनियर एडवोकेट के बारे में स्पेसिफाई करता है। तो जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 16 को तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है सेक्शन 16 में बात की गई है सीनियर एडवोकेट्स के बारे में सॉरी कि सीनियर एडवोकेट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है जब आप सेक्शंस को पढ़ेंगे सेक्शन 16 को कि एडवोकेट की क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में की गई है, एक सीनियर एडवोकेट एक अदर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट होते हैं उनका एज ए सीनियरिटी उनकी नॉलेज उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एडवोकेट है वो सीनियर एडवोकेट माने जाते हैं, यानी कि उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है राइट टू प्री ऑडियंस किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 23 के अंदर। जब हम सेक्शन 23 पढ़ते हैं तो वहाँ पर राइट टू प्री ऑडियंस के बारे में बताया गया है, आप इसको भी अच्छे से रीड कर लेना। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है डिसिप्लिनरी कमेटी से कि जो बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसको पावर दी गई है किसकी, सिविल कोर्ट की, सीआरपीसी 1908 के द्वारा किस सेक्शन के अंतर्गत यह बताया गया है। तो जब हम सेक्शन 42 पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है सेक्शन 42 क्या कहता है। सेक्शन 42 बात करता है डिसिप्लिनरी कमेटी की पावर के बारे में कि डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जो है किसकी, सिविल कोर्ट की पावर होती है। वो क्या कर सकता है, वो समन कर सकता है, एनफोर्स करवा सकता है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि एविडेंस के द्वारा कोई एफिडेविट के पर कोई एविडेंस रिसीव कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों को किया जा सकता है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 43 के अंदर जो जजमेंट है वो इररिलेवेंट है किस केसेस में। अगर जजमेंट दी गई है इंसॉल्वेंसी कोर्ट के द्वारा, क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, मैट्रिमोनियल कोर्ट के द्वारा या प्रोबेट कोर्ट के द्वारा। तो जब क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दी जाती है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 43 में तो ऐसी जजमेंट जो है वो इररिलेवेंट मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में जो रिलेटेड है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 118 यानी 118 को जब हम रीड आउट करते हैं तो वहाँ पर बात की गई है कि एक पर्सन जो कि सक्षम है अपनी गवाही देने में, कॉम्पिटिएंट है, अगर वो पर्सन क्या होगा, अगर वो पर्सन मेजर होता है, ल्यूनेटिक नहीं होता, ओल्ड एज नहीं होता, या फिर वो उस क्वेश्चन को समझने में सक्षम है जो उससे पूछा गया है, वहाँ पर एज की एज के रिगार्डिंग कोई वो नहीं है, वो तर्क संगत जवाब देने में वो सक्षम होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा आपके अनुसार। तो इसका आंसर है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिससे क्वेश्चन पूछा गया है वो उसको समझने में कैपेबल है और उसका रीजनेबल आंसर देने में सक्षम है तो उसको हम मानेंगे कि वो एक कॉम्पिटिएंट विटनेस है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में जो रिलेटेड है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में बात की गई है। एकम्प्लायंस जो है, एकम्प्लायंस किसे कहते हैं। एकम्प्लायंस का मतलब होता है कोई भी एक एक्यूज जिसको पुलिस अधिकारी
अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं और वो ये कहते हैं कि आप दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट या फिर कोई गवाही दो, उसके बारे में बात की गई है। तो ए कंप्लायंस इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, ये किस सेक्शन में बताया गया है? तो जब हम सेक्शन 133 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। सेक्शन 133 क्या कहता है कि ए कंप्लायंस शुड बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट द एक्यूज, यानी कि जो उसके और साथी है उनके अगेंस्ट में वो एक पर्याप्त विटनेस होता है ताकि उनको सजा दिलवाई जा सके। ये पुलिस के द्वारा ऐसा किया जाता है। अब हम बात करते हैं, जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 को पढ़ते हैं तो उसके अनुसार अगर कोई भी कम्युनिकेशन बनाई गई है मैरिज के दौरान, पार्टी के मैरिज के दौरान जो हस्बैंड एंड वाइफ है, जो स्पाउसेस है, तो क्या वो जो कम्युनिकेशन है वो एज ए प्रिविलेज रह सकती है मैरिज के डिसोल्यूशन के बाद भी, या वो नहीं रहेगी प्रिविलेज मैरिज के बाद भी और केवल डिवोर्स के द्वारा, या वो नहीं रहेगी मैरिज के बाद भी डेथ के द्वारा, या फिर वो बी और सी इन दोनों को शामिल करती है। तो जब हम सेक्शन 122 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी प्रिविलेज है वो मैरिज के डिसोल्यूशन के बाद भी प्रिवेल करती है। तो सेक्शन 122 में यही लिखा गया है कि कोई भी पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन जो की गई है उनके बीच में, वो उनको डिसोल्यूशन के बाद भी उनकी जो कम्युनिकेशन है वो एक तरह से प्रिविलेज का काम करेगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में जो रिलेटेड है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अगर सिविल केस है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये प्लेंटिफ यानी पेटिशनर के ऊपर रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में जो रिलेटेड है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 118 को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अनुसार कौन व्यक्ति है जो कि टेस्टिफाई कर सकता है, जो गवाही देने के लिए उन्हें रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। कौन से ऐसे जो गवाह है जिन्हें टेस्टिफाई करने के लिए रोका जाता है? वो सभी पर्सन जो कि ल्यूनेटिक, यानी कि ए ल्यूनेटिक हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टू पुट अपॉन हिम, यानी कि कोई भी पागल व्यक्ति जिस पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि उसको समझने में सक्षम नहीं है, या एक्सट्रीम ओल्ड एज यानी कि काफ़ी एजिड लोग जो कि आंसर देने में सक्षम नहीं है, या कोई भी टेंडर एज जो कि ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम नहीं है, तो किसको शामिल किया जाएगा, या फिर इन सभी को शामिल किया जाएगा? तो इसका जवाब है इन सभी को शामिल किया जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि जब हम सेक्शन 118 को पढ़ते हैं वहाँ पर बात की गई है कि कौन टेस्टिफाई कर सकता है, कौन गवाही दे सकता है। तो वो सभी पर्सन जो कि सक्षम है गवाही देने के लिए, केवल उनको छोड़कर अगर कोर्ट उन्हें रोकती है बाय द एज ऑफ टेंडर एज, या फिर एक्स्ट्रा ओल्ड एज, या कोई उनको बीमारी है, या किसी भी अदर कारण से उन्हें रोका जाता है उनको छोड़कर। अब हम बात करते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन में एविडेंस एक्ट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड है तो उसके कंटेंट की एडमिसिबिलिटी किस सेक्शन के अंतर्गत बताई गई है? कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, किसमें हम उसकी एडमिसिबिलिटी कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड है? तो जब हम पढ़ते हैं सेक्शन, ये यहाँ पर मिसमैच हो गया है, ये हमारा है सेक्शन 65 बी जो है वो इस बारे में बात करता है। 65 बी को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात की गई है इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी के बारे में। किस जो भी इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड होंगे उन्हें हम सेक्शन 65 बी के अनुसार एडमिसेबल करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में जो रिलेटेड है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के इन सभी प्रोविजंस में से किसे पब्लिक रिकॉर्ड नहीं माना गया है? तो कोई भी एक्ट फॉर्म
कि फॉर्म करता है किसी डॉक्यूमेंट को किसी सोवरन अथॉरिटी के द्वारा या फिर रिकॉर्ड एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्म किया जाता है, एडवोकेट से या नोटरी ऑफिस से कोई रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो, या फिर दिल्ली की यूनिवर्सिटी से कोई सर्कुलर है या कोई डॉक्यूमेंट है, तो किस चीज़ को शामिल नहीं किया गया है पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, यहाँ पर नेगेटिव बात की गई है कि पब्लिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया है एविडेंस एक्ट के अंदर। तो हमारा जो एडवोकेट और नोटरी ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसे पब्लिक रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। जब हम सेक्शन 74 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बात की गई है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट किसे कहेंगे, तो कोई भी एक्ट या कोई भी रिकॉर्ड जो कि फॉर्म करता है किसी सॉवरन अथॉरिटी के द्वारा, किसी बॉडी के द्वारा, किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा, पब्लिक ऑफिस के द्वारा, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव या फॉरेन कोर्ट के द्वारा, तो इन सभी को जो क्या कहा जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि इंडियन एविडेंस के अंदर कोर्ट के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, सभी जजेस को, मजिस्ट्रेट को, सभी आर्बिट्रेटर को, या फिर इन दोनों को। तो हमारा जवाब है कि कोर्ट के अंतर्गत हम शामिल करते हैं हमारे जज को भी और मजिस्ट्रेट को भी, इसलिए हमारा ये आंसर होगा। अब हम बात करते हैं जो एविडेंस की टर्म है उसका क्या मतलब है और वो किन चीज़ों को शामिल करता है। क्या वो ओरल एविडेंस को शामिल करता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को शामिल करता है, इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंस को शामिल करता है? तो इसके अंदर इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में जो रिलेटेड है इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार जो सेक्शन 26 है उसके अनुसार इन सभी में से कौन सा आपका सही आंसर है। पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई भी कन्फेशन नहीं बनाया जाएगा किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि पुलिस कस्टडी में है, वो एडमिसेबल नहीं होगा। दूसरा क्या है कि कन्फेशन अगर बनाया गया है किसी पर्सन के द्वारा जो पुलिस कस्टडी में है वो एडमिसेबल होगा। तीसरा है कि कन्फेशन बनाया गया है किसके, मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस के अंदर, तो वो एडमिसेबल होगा। तो हमारा ये वाला जवाब गलत है और ये जो दोनों हैं ये हमारे सही है, इसलिए हमारा लास्ट वाला आंसर होगा। जब हम सेक्शन 26 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बात की गई है कि अगर पुलिस के द्वारा पुलिस के समक्ष कोई भी कन्फेशन किया जा रहा है तो वो एडमिसेबल नहीं है जब तक कि हम किसके द्वारा वो जब तक कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष या मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पर प्रेजेंट ना हो। तो आज की इस वीडियो में हमने 50+ क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे ही मैं न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें हम इम्पोर्टेंट MCQ को कवर करेंगे।